हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और जो आई दृष्टि 2024 का अपडेट आया था, ठीक है, बीच में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। तो वो अक्टूबर और कुछ शायद मिड नवंबर तक का उसमें करंट दिया है, शायद उसका एक भाग दूसरा भी आएगा, तो उसे हम कवर कर लेंगे। बेसिकली इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक भी करंट से कवर करना चाह रहे हैं तो आपके पास पीडीएफ है, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। ये वीडियो करंट की है, तो जितना हमारे लिए करंट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोर्शन, उतना ही हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें जो भी अपडेट हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये पता है 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं दी हैं। तो ये आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है। अब यहाँ पर जो है काम की चीज़ ये है कि 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी है, ठीक है। अब ये 5 भाषाएं कौन सी हैं, इसकी ट्रिक मैंने शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, अब मैं पापा, है ना। तो यहाँ पर एक हो गया असमिया, फिर मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला। तो ये 5 भाषाएं आपने याद करनी है जो कि अपडेट हुई हैं इसमें शास्त्रीय भाषा, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई हैं, पहले 6 थी, 5 नई ऐड हो गई, तो टोटल हो गई हैं 11। ये संख्या आपने याद रखना है। अब इन भाषाओं के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल दी है, वो हमारे काम की है नहीं। कुछ चीज़ है यहाँ पर, जैसे मराठी भाषा का पहला ज्ञात शिलालेख लगभग 2200 वर्ष पुराना है, जो नाड़ी घाटा शिलालेख में पाया जाता है, जहाँ महारठिनो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर काम का कुछ था नहीं। काम की चीज़ ये है आगे यहाँ पर पेज पे, कि शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा है, ये निर्धारित मानदंड क्या है इसके, और 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं कौन सी, ठीक। तो ये 5 भाषाओं को दर्जा मिला जो मैंने पहले बताया। इससे पूर्व 6 भारतीय भाषाएं थी जिनको ये दर्जा मिला था। पहले कौन सी थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। तो पहले ये 6 थी, अब 5 और हो गई हैं, तो टोटल संख्या 11 हो गई है। बाकी अगर बात करें कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले किस भाषा को दिया गया है, तो तमिल भाषा को, ठीक है। तमिल को सबसे पहले दर्जा मिला है 12 अक्टूबर 2004 को। फिर संस्कृत को मिला है 25 नवंबर 2005 को। तेलुगु को मिला है 2008 को। कन्नड़ 2008। सबसे पहले आपने याद रखना है तमिल, ठीक। बाकी इस साल 5 भाषाओं को मिला है। फिर शास्त्रीय भाषा का दर्जा, इसके मानदंड क्या है, ये आपके लिए काम की चीज़ है। ये चाहे यूपीएससी में मान लीजिए या पीसीएस में। तो वर्ष 2004 में भारत सरकार ने पहली बार भाषाओं की एक नई श्रेणी का निर्माण किया था, जिसे शास्त्रीय भाषाओं के रूप में जाना गया था। वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी के अधीन भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने के मानदंडों में संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इनके मानदंड में संशोधन हुआ है, वो हम देख लेते हैं। और कौन सी समिति बनी थी, भाषा विशेषज्ञ समिति बनी थी, जो साहित्य अकादमी के अधीन है। तो मानदंड क्या है संशोधित, ये देखते हैं कि संबंधित भाषा के आरंभिक पाठों की उच्च पुरातनता यानी हाई एंटिक्विटी 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास होना चाहिए। प्राचीन साहित्य या पाठों का एक ऐसा संचित निकाय जिसे बोलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। फिर काव्य, शिलालेख और अभिलेखीय साक्ष्य के अतिरिक्त ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, ठीक है, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ। शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग हो सकते हैं। बेसिकली अगर थोड़ा सा डिफॉल्ट करेंगे तो यहाँ करेंगे, अदरवाइज ये अप्लाइड पार्ट है, तो ऐसे देंगे। तो आप यहाँ पर अगर ऑप्शन में डी दिया हो उपरोक्त सभी, तो मार सकते हैं। खाली ये सन आपने याद रखना है कि 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का दर्ज इतिहास, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु उपाय क्या किया गया है, तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के माध्यम से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। कौन सी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, नई दिल्ली में। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, तिरुपति में, ठीक है। आगे है मैसूरू में भारतीय भाषा संस्थान के तत्वाधान में शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो भी अपडेट आया है। तो इसमें पहला टॉपिक है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो ये कब हुआ है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य हुआ है, ठीक है। डेट याद रखना है, 22 से 24 अक्टूबर 2024। और कहाँ हुआ है, कजान, रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। आगे जो इस शिखर सम्मेलन का थीम है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका थीम क्या है, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, यानी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये इसकी थीम है, याद रखना आपने। और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। तो अभी 2024 में ही ब्रिक्स समूह का विस्तार हुआ है, ठीक है, 1 जनवरी को। अब क्या है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है,
कौन से शामिल हुए? एक तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये 4 देश शामिल हुए हैं। सऊदी अरब को बुलाया था पर इन्होंने अभी तक स्वीकारा नहीं है निमंत्रण। बाकी अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपने याद रखना है कि किसको बुलाया था और किसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने अस्वीकार कर दिया है। फिर बाकी अगर बात करें तो इसमें प्रतिभाग करने वाले ब्रिक्स देशों के नेताओं का विवरण है, ये जानकारी हमें नहीं चाहिए। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था। उपरोक्त प्रतिभागियों के अतिरिक्त नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार, ठीक है, किसने? ये नाटो का मेंबर भी है, तो नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया। तो ये आपने याद रखना है कि तुर्की ने भाग लिया है। ठीक है, बाकी अगर बात करें आमंत्रित अतिथि के रूप में अलग अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया है। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स प्लस या आउटरीच प्रारूप में एक पूर्ण सत्र का भी आयोजन किया गया। यह प्रारूप ब्रिक्स देशों एवं वैश्विक दक्षिण एवं पूर्व के उनके भागीदारों के मध्य प्रत्यक्ष एवं खुले संवाद का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये आपने देखा, इसके समापन पर कजान घोषणा पत्र जारी किया गया है। और इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को, ठीक है, ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस, तो ये आपने याद रखना है, ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस कब मनाया जाएगा? 18 अगस्त को। ठीक है, आगे है 18 अगस्त 2024 को पहला ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, ब्रिक्स जोग्राफर्स डे मनाया गया है 18 अगस्त को, ये आपने याद रखना है। भागीदार देशों की अगर बात करें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान पार्टनर स्टेट नामक एक नई श्रेणी, न्यू कैटेगरी की स्थापना की घोषणा की गई है। और जो भागीदार देश होंगे ये ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे। ठीक, ये स्टेटमेंट में अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। इन 13 देशों को ब्रिक्स समूह में भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया है। एक बार देख लेते हैं कौन से हैं ये 13 देश। अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एवं वियतनाम। ठीक है, तो ये 13 देश हैं जो भागीदार देशों के रूप में शामिल जरूर होंगे लेकिन ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे है वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता, ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी? तो 2024 वाला तो रूस ने किया है, अब 2025 की जो अध्यक्षता होगा वो ब्राजील करेगा। ये होगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में अगर भारत की बात की जाए तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस का दौरा किया। दमू रवि, ठीक है, दमू रवि जो हैं ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा थे। नाम याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के शेरपा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन थे? दमू रवि। बाकी आपने देखा एक 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक ब्रिक्स प्लस या आउटरीच पूर्ण सत्र आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें किसने भाग लिया है? तो यहाँ पर भाग लिया है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आगे अगर ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें, ठीक है, तो ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है और इस संगठन में वर्तमान में पूर्ण सदस्य के रूप में टोटल मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर हैं। 5 पहले थे, 4 अभी ऐड हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 9। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। तो ये 4 जो है ये 2024 में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इस समूह का वैश्विक जीडीपी में 37.3% का योगदान है। बाकी अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024, जहां से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना अत्यधिक रहती है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले भी कवर किया है, हालांकि अभी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024, तो 14 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किनको दिया गया है? 3 अर्थशास्त्री हैं, इन्हें दिया गया है। इनका नाम क्या है? डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, ठीक है, और जेम्स रॉबिन्सन। ये 3 जन हैं, डैरन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को दिया किस लिए गया ये देख लीजिए। यह पुरस्कार संस्थाओं के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा, इन अर्थशास्त्रियों के शोध के फलस्वरूप विभिन्न देशों के मध्य समृद्धि में अंतर को समझने में मदद मिली है। तो कुछ जो टेस्ट सीरीज हैं उन्होंने ये वाला कारण दिया है और कुछ ने ये दिया है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोनों ये याद रखना है आपने। फिर आगे देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 की बात करते हैं। तो ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने, ठीक है, ये पुरस्कार दिया है। और ये पुरस्कार किसको मिला है? निहोन हिंड्याको को। निहोन हिंड्याको एक संगठन है जापानी, इसको ये दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। और यह पुरस्कार परमाणु हथियारों से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए इस संगठन द्वारा किए गए प्रयासों हेतु प्रदान किया जाएगा। बाकी आगे देखते हैं।
आगे अगर साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो ये दिया गया है दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग, इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। आगे बात करें तो हांगकांग को यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य या पोएटिक प्रोज के लिए प्रदान किया गया है, जो ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है तथा मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास द वेजिटेरियन, ठीक है, लाइमलाइट में रही हैं, तो याद रखना आपने द वेजिटेरियन किनका है, हांगकांग का, ठीक है, इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। यह उपन्यास 2007 में कोरियाई भाषा में प्रकाशित किया गया था। फिर आगे देखते हैं। आगे है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 9 अक्टूबर 2024 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह अवार्ड दिया है और ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, ठीक है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर। तो इसमें ऐसा क्या याद रखना है कि डेविस जो है जंप करके, डेविड जंप करके हंसा, ऐसे याद रख लेना आपने, ठीक है। तो इसमें किस लिए दिया गया ये आप देख लीजिए कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्रोटीन के रहस्यों को उजागर करने में सफलता प्राप्त की है। तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि इसलिए इन्हें दिया गया है। आगे अगर बात करें, आगे प्रोटीन के बारे में बेसिक है तो उसको देखते हैं कि कोशिकाएं जल अकार्बनिक आयनों और कार्बन युक्त अणुओं से बनी होती हैं। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु क्या है, जल, ठीक है, तथा इसके बाद अमीनो अम्ल का स्थान है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल द्वारा ही होता है। प्रोटीन आमतौर पर 20 विभिन्न अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो ये लाइन आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024, तो ये 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया है, ठीक है, और 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कौन कौन से हैं इसमें, ऐसे याद रखिए कि जॉन ने हिंट दिया, ठीक है, तो जॉन ने हिंट दिया है। पहले हैं जॉन जे हॉफील्ड और दूसरे हैं जोफ्री ई हिंटन। इन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए प्रदान किया गया है। बाकी अब कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है क्या, तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क एक प्रकार की कंप्यूटिंग संरचना है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ANN यानी कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का निर्माण इकाइयों के एक समूह द्वारा होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स एक दूसरे को डाटा का स्थानांतरण करते हैं और ठीक उसी प्रकार जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स एक दूसरे को विद्युत संकेत भेजते हैं। तो कुल मिला के कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जॉन ने हिंट दिया, तो ऐसे आपने याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024। तो ये 7 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। किसे दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन, दोनों अमेरिका के हैं। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन को दिया गया है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। और किस लिए, तो इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। एक तो माइक्रो RNA आपने याद रखना है और दूसरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, ये 2 टर्म आपने याद रखने हैं। इसके लिए मेडिकल का जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फिर आगे देखते हैं। आगे है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक वर्ष 2024। तो आपको ये पता होगा कि जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास वर्ष 2010 में ऑक्सफर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2010 में लाइमलाइट में आता है, ठीक। बाकी क्या है ये देखते हैं। तो 17 अक्टूबर 2024 को UNDP और ऑक्सफर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया, जिसकी थीम क्या थी, संघर्ष के मध्य गरीबी, यानी पावर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये इसकी थीम के साथ ये जारी हुआ है सूचकांक। अब यहाँ पे डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि सीधा जो है डेटा पूछ सकता है यहाँ पर। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के तहत विश्व के 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया है, ठीक है। यानी टोटल सारे देशों का नहीं, 112 देश इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इन 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग यानी लगभग 18.3% गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। डेटा याद रखना आपने, कितने, 1.1 बिलियन लोग जो कि गंभीर बहुआयामी गरीबी में हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर 27.9% बच्चे गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। अगर वयस्कों की बात करें तो लगभग 13.5% जो हैं वो गरीबी में निवास कर रहे हैं। बहुआयामी गरीब लोगों की 402 मिलियन जनसंख्या कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया में निर्वासित है,
ठीक है, लगभग 35% जो जनसंख्या है बहुआयामी गरीब लोगों की, ये दक्षिण एशिया में निवासित है। बहुआयामी गरीबों की 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष से प्रभावित देशों में गरीबी दर उन देशों की तुलना में लगभग 3 गुनी अधिक है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं है। तो ये कुछ स्टेटमेंट और कुछ फैक्ट हैं, इन पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी अगर बात करें वैश्विक एमपीआई 2024 गरीबों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 5 देश, तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? भारत। कितनी संख्या है? 234 मिलियन गरीब है यहाँ पर। पाकिस्तान की बात करें तो 93 मिलियन, इथोपिया 86, नाइजीरिया 74 और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 66 मिलियन। ठीक है, तो वैश्विक एमपीआई 2024 में बात करें तो गरीबों की सर्वाधिक संख्या वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत। कितना डेटा है? 234 मिलियन लोग यहाँ पर बहुआयामी गरीब हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं इसमें जो संरचना बनती है, बेसिकली इसमें तीन जो हैं 3 आयाम होते हैं। कौन सा एक होता है? एक तो स्वास्थ्य होता है, दूसरा शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर। इसके अलावा इनके जो कुछ संकेतक हैं उन पर नहीं जाते हैं, आपने इतना याद रखना है 3 आयाम है और जो विभक्त 10 संकेतक के माध्यम से इनकी गणना की जाती है। ठीक, आगे इसमें भारत की स्थिति की बात की गई है, तो भारत ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? तो भारत का एमपीआई मूल्य वर्ष 2005-6 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 तथा 2019-21 में 0.069 हो गया है। ठीक है, भारत में वर्ष 2005-6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 645 मिलियन थी, जो 2015-16 में 371.9 मिलियन हो गई और 2019-21 में 231.8 मिलियन हो गई है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, 2005-6 में कितना था? इतना, और 19-21 में इतना हो गया है। आगे है भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। तो ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब हुई थी? 2019 में सरकारों के मध्य एक स्वैच्छिक सहयोग के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना है। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन लॉन्च हुआ था ये 2021 में। इस हब के 16 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, कितने? 16 संस्थापक सदस्य हैं इसमें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूके और अमेरिका। इस हब का सचिवालय जो है ये कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मेजबानी में पेरिस में स्थित है। तो ये याद रखना है, जो ऊर्जा दक्षता यानी इनर्जी इफिशियंसी हब है, बेसिकली 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था और ऑफिशियली ये लॉन्च हुआ है 2021 में। 16 मेंबर आपने यहाँ पर देखे हैं और इसका जो सचिवालय की बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की मेजबानी में कहाँ है? पेरिस में स्थित है। आगे इसमें करंट देखते हैं। तो 3 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को भारत की ओर से इस हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। काम की चीज़ ये है आपके। ठीक है, ये जो ऊर्जा दक्षता हब है इसमें भारत की जो या कार्यान्वयन एजेंसी कौन होगी? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ये कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ठीक, बीईई हब की गतिविधियों में भारत की भागीदारी को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे आर्थिक परिदृश्य से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 अभी जारी हुआ है। तो वर्ष 2021-22 के लिए जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस श्रृंखला का कौन सा संस्करण है? नवा संस्करण अभी जारी हुआ है, ये आपने याद रखना है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यानी एनएचएसआरसी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय का दर्जा प्रदान किया गया था। कोई काम की चीज़ है नहीं। ठीक, देश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में की गई थी। तो ये आपने याद रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में क्या किया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों को संस्थागत बनाने की परिकल्पना की गई थी। बाकी आगे देखते हैं यहाँ पर वर्ष 2021-22 के संदर्भ में जारी किए गए अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय यानी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के दौरान कितनी थी? 65.6% था। अब 2021-22 में कितना हो गया है? 39.4% हो गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की जो हिस्सेदारी है 2021-22 में कितनी रह गई है? 39.4। ठीक है, इसी अवधि के दौरान देश के जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 2014-15 में 1.13% थी, जबकि 2021-22 में 1.84% हो गया है। तो ये आपने याद रखना, आपने देखा भी होगा इधर
बजट वजट अगर एनालाइज किया होगा कि जो स्वास्थ्य सेक्टर का जो मतलब उसमें पैसा दिया जा रहा है वो ज़्यादा दिया जा रहा है ना। तो जीडीपी के रूप में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में था जीडीपी का 1.13%, जबकि 2021-22 में कितना है 1.84%। ये डेटा दोनों आपने याद रखने हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये मेंस में काम काफ़ी आएगा। फिर अगर आगे बात करें, श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि हो गई है। तो 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सहायता देने के उद्देश्य से परिवर्तनीय महंगाई भत्ते, ठीक है, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस वीडियो को संशोधित करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की गई है। यह संशोधन 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। काम की चीज़ ये है, ठीक है, कि कब से प्रभावी होगा। बाकी आगे क्या है इसमें कि न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट पूछ सकते हैं किस आधार पर, तो स्किल लेवल्स के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दरों को वर्गीकृत किया गया है। कौन सी है ये? अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल तथा अत्यधिक कुशल, ठीक है। साथ ही इन्हें भौगोलिक क्षेत्र ए, बी तथा सी के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट अगर ऐसा पूछा जाए कि न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों तथा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो ये आपने सही मार्क करना है, ठीक है। अर्धकुशल हेतु, ठीक है, जो हाफ स्किल्ड हैं उनके लिए क्या है कि न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन होगी, जो अर्धकुशल हैं। इसके अलावा कुशल कर्मी, लिपिक तथा बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी हेतु न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन 954 रुपये होगी। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा डेटा है तो याद रखना है आपने। अत्यधिक कुशल तथा हथियार के साथ चौकीदार या प्रहरी हेतु न्यूनतम मजदूरी दर 1035 रुपये प्रतिदिन होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती है, जो 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। आगे है रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब इसकी घोषणा हो गई है विपणन सत्र 2025-26 हेतु। ये रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत सर्वाधिक वृद्धि की घोषणा किसमें की गई है? रेपसीड एवं सरसों हेतु किया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि जो रबी फसलों में अगर बात करें तो जो सर्वाधिक वृद्धि की घोषणा की गई है एमएसपी में, तो रेपसीड एवं सरसों कितनी 300 रुपये प्रति कुंटल हेतु किया गया है। उसके बाद मसूर 275 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि घोषित की गई है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा किया गया है रेपसीड एवं सरसों में, उसके बाद मसूर में 275 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि। चना, गेहूं, कुसुम तथा जौ हेतु क्रमशः 210 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। चने के लिए है 210 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल, कुसुम 140 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के लिए 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। बाकी आपने याद रखना है ये कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें की गई है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसे देख लेते हैं कि सीएसीपी द्वारा, ठीक है, सीएसीपी द्वारा गणना की गई उत्पादन लागत में निम्नलिखित खर्च शामिल होते हैं। तो ये जो गणना की जाती है एमएसपी की, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लागतें शामिल की जाती हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे मजदूरी, बैल श्रम, मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क आदि पर किया गया खर्च, औजारों तथा कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेट आदि के संचालन हेतु डीजल, बिजली, विविध खर्च तथा पारिवारिक श्रम का मूल्य। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं बस। भारत की अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार हो गई है, ठीक है। तो 14 अक्टूबर 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 10 अक्टूबर 2024 तक देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के आंकड़े को पार करने के साथ ही अपनी अक्षय ऊर्जा यात्रा में 1 मील का पत्थर हासिल कर लिया है। तो ये आपने याद रखना है, भारत की अक्षय ऊर्जा अब 200 गीगावाट के पार हो गई है। अगर पेपर में आए तो कितना लिखना है? 200 गीगावाट सही टिक करना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश में कुल अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 201.45 गीगावाट हो गई है। अब इसमें कैटेगराइजेशन हम देखेंगे तो अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता में कई तरह के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन योगदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने टोटल देखी है 200 पार कर गई है, ठीक है। कितनी है टोटल? 201.45 गीगावाट। इसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? तो सौर ऊर्जा का योगदान सबसे ज़्यादा है 90.76 गीगावाट। उसके बाद पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट। फिर है वृहद जल विद्युत परियोजनाएं 46.92 गीगावाट, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5.07 गीगावाट और बायोमास और बायोगैस 11.32 गीगावाट, ठीक है। तो नंबर 1 पर ये आ जाएगा, नंबर 2 पर ये आ जाएगा पवन ऊर्जा, नंबर 3 पर वृहद जल विद्युत परियोजनाएं, नंबर 4 पर बायोमास और बायोगैस और नंबर 5 पर आ जाएगा सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है।
तो ये नंबर 1 पर सौर ऊर्जा, नंबर 2 पर पवन ऊर्जा, नंबर 3 पर वृहद जल विद्युत परियोजनाएं, नंबर 4 पर बायोमास और बायोगैस और नंबर 5 पर सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक, आगे क्या है कि राजस्थान 29.98 यानी लगभग 30 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ सूची में शीर्ष पर है। गुजरात दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है तथा कर्नाटक का चौथा स्थान है। तो ये आपने याद रखना है कि स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? शीर्ष पर है राजस्थान, नंबर 2 पर है गुजरात, नंबर 3 पर है तमिलनाडु और नंबर 4 पर है कर्नाटक। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी आगे देखते हैं। संधारणीयता हेतु वैश्विक सुर्खियों में भारतीय थाली। तो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा 2024 में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की गई। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF जारी करता है। और इस वर्ष की रिपोर्ट का शीर्षक है संकट में एक प्रणाली, ए सिस्टम इन पेरिल। ठीक है, इसके तहत जारी लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का प्रबंधन जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा WWF के साथ सहयोगात्मक साझेदारी में किया जाता है। WWF का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 वैश्विक वन्य जीवों के संकट की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। इस रिपोर्ट में पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की संख्या में 73% की चौंकाने वाली गिरावट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 1970 से 2020 में वन्य जीवों की संख्या में 73% की चौंकाने वाली गिरावट आई है। ये WWF की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है, तो ये आपने याद रखना है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया भारत की उपभोग आदतों को अपनाती है तो वैश्विक खाद्य उत्पादन को बनाए रखने हेतु वर्ष 2050 तक पृथ्वी की केवल 0.84 भाग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। काम की चीज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब मनाया गया है? 2023 में। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा। आगे देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2024। तो सितंबर 2024 में लोवी इंस्टीट्यूट, ये ऑस्ट्रेलिया का है, इसने एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत जो है इसने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जो इसकी बढ़ती भू राजनीतिक हैसियत को दर्शाता है। बाकी अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर भारत आ गया है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स की बात हो रही है और किसने जारी किया है? लोवी इंस्टीट्यूट ने। बाकी अगर काम की बात करें तो इतनी ही थी। आगे देखते हैं साइंस से रिलेटेड। भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। तो वर्ष 2024 में भारत द्वारा एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने यह घोषणा की है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत से पूर्व नेपाल एवं म्यांमार द्वारा ट्रैकोमा का उन्मूलन किया जा चुका है। बाकी भारत सहित 21 देश यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ट्रैकोमा की बात करें तो आंखों में रोहे की बीमारी के नाम से भी ये जाना जाता है। ट्रैकोमा एक नेत्र रोग है और यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक एक अंतःकोशिकीय जीवाणु के संक्रमण के से होता है। तो ट्रैकोमा बेसिकली बैक्टीरिया से होता था। ठीक है, बैक्टीरिया से होता था, नाम दिया है यहाँ पर क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। WHO ने ट्रैकोमा को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD के रूप में वर्गीकृत कर रखा है पहले से। बात करते हैं ट्रैकोमा उन्मूलन WHO के प्रयास। तो विश्व भर में ट्रैकोमा के उन्मूलन हेतु WHO ने 1993 में सेफ रणनीति को अपनाया था। ठीक है, 1996 में WHO ने वर्ष 2020 तक ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन के लिए WHO गठबंधन को लॉन्च किया था। ट्रैकोमा का वैश्विक उन्मूलन की नई सीमा कितनी है? 2030 है, जबकि भारत ने अभी खत्म कर दिया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। भारत के क्या प्रयास रहे हैं ट्रैकोमा उन्मूलन में, ये देख लेते हैं। वर्ष 1963 में भारत सरकार ने WHO और यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय नेत्रहीनता और दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 1976 में एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्ष 2005 में ट्रैकोमा देश में नेत्रहीनता के लगभग 4% मामलों के लिए उत्तरदायी था और वर्ष 2018 तक देश में ट्रैकोमा के मामले घटकर 0.008% ही रह गए थे। अब बात करते हैं संक्षिप्तियों की। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है चर्चित व्यक्ति। तो इसमें राष्ट्रीय व्यक्ति देखेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो ये देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है, और इसके पहले इन्होंने किसका स्थान लिया है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। और याद क्या रखना है कि ये 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, शारदा सिन्हा ये बिहार की थी। ये प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका थी। 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया। लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। विवेक देवराय प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री। ठीक है, पूछ सकते हैं ये क्या थे? तो ये अर्थशास्त्री थे।
प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। 1 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया। प्रवीणा रॉय देश के अग्रणी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के पद पर ये नियुक्त हुई हैं प्रवीणा राय। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की सीईओ एवं एमडी के रूप में। फिर आगे देखते हैं, आगे है आशीष खन्ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं आशीष खन्ना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है किसने? विपिन कुमार ने। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। ठीक है, टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और एमडी बन गए हैं। दीपक अग्रवाल की अगर बात करें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं ये। नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? दीपक अग्रवाल की। कनक राजू, तो ये प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु का निधन हो गया। ठीक है, प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु थे ये, इनका निधन हो गया 25 अक्टूबर को। नोएल नवल टाटा, तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। इन्होंने रतन टाटा का स्थान लिया है। फिर बात करते हैं विजया किशोर राहटकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष बनी है? नवीं अध्यक्ष बनी है 22 अक्टूबर 2024 को। इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। फिर आगे बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने? परमेश शिवमणि ने। देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक एवं एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है। ये कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ है। 1994 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया था, तो याद रखना है डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है। रतन नवल टाटा, इनकी डेट याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है। ठीक है। मोहना सिंह भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर कार्यरत महिला पायलट हैं ये। तेजस फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। कौन? मोहना सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। श्रीमती पाम्पामल, तो तमिलनाडु की प्रसिद्ध जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक हैं ये। 27 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है प्रबोवो सुबियांतो ने, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जोको विडोडो का स्थान लिया है। अब इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। फिर है शिगेरू इशिबा, तो ये शिगेरू इशिबा क्या है? ये जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शिगेरू इशिबा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सदस्य हैं और इन्होंने फुमियो किशिदा का स्थान लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हरिनी अमर सूर्या, तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बन गई हैं हरिनी अमर सूर्या। अनुराग कुमार दिसानायके, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी अगर बात करें संधि और समझौतों की तो सी डॉट और CSIR, ठीक है, सी डॉट और CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के मध्य समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य क्यों हुआ है? 2G, 3G, 4G और 5G बैंड को कवर करने वाले एकल ब्रॉडबैंड एंटीना के लिए ट्यून बेल इम्पेडेंस मैचिंग नेटवर्क के साथ मल्टी पोर्ट स्विच का विकास करने हेतु ये समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। सी डॉट और CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी के मध्य। फिर है सी डॉट IIT रुड़की के मध्य क्यों समझौता हुआ है? तो 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर के निर्माण हेतु तो ये समझौता हुआ है IIT रुड़की और सी डॉट के बीच में। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य समझौता हुआ है, तो दोनों के द्वारा उत्तराखंड राज्य में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु ये समझौता हुआ है। ठीक है, इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी IREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। तो भारत में TI स्लैग के उत्पादन के लिए इस संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु IREL लिमिटेड और उस्त कोमोनोगोर्स्क टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट JSP, ये यार बर्बाद क्वेश्चन है, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, हाईलाइट भी नहीं कर रखा था, फिर भी पढ़ रहा हूँ, छोड़ देता हूँ इसको। भारत कोलंबिया के मध्य समझौता हुआ है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि अगर ये पूछ लें कि फिल्म शाह निर्माण, ठीक है, फिल्म शाह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुआ है? भारत और कोलंबिया। तो ये याद रखना कि अगर फिल्म साथ साथ बनाना है किसको? भारत और कोलंबिया को। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय मेटा, यानी जिसको पहले फेसबुक बोलते थे, इनके मध्य साझेदारी हुई है। तो दोनों के मध्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी हुई है। 5 उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? एक तो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जोधपुर में, चेन्नई और कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? कानपुर में खोला जाएगा। फिर आगे देखते हैं,
सीमा पार विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु एक समझौता हुआ है। तो इस संबंध में नेपाल, भारत और बांग्लादेश के मध्य ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत नेपाल भारत के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक अधिशेष विद्युत बांग्लादेश को निर्यात करेगा। ठीक है, तो ये नेपाल करेगा किसको? बांग्लादेश को निर्यात करेगा 15 जून से 15 नवंबर तक का जो भी अधिशेष होगा। आगे अगर बात करें द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT, तो भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के मध्य ये संधि हुई है। इस संधि पर ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए हैं, बस इतना याद रखना है। भारत का पहला AI सक्षम ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता। तो इस संबंध में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, समझौते के तहत सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण गुजरात के कहाँ किया जाएगा? गुजरात के धोलेरा में। अगला योजनाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली योजना है PM विद्या लक्ष्मी योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। यह कब लॉन्च हुई है? 6 नवंबर को। यह योजना मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे वे बिना वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, उच्च शिक्षा की बात हुई है। इस योजना के तहत भारत सरकार उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% की गारंटी प्रदान करेगी। 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की छूट प्रदत्त होगी। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ये ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। आगे अगर देखें तो दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम में इस योजना का शुभारंभ हुआ है। तो ये दीपम 2.0 योजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इतना याद रखना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। ठीक है, प्रतिवर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो ये किसकी है? ये छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, CG की है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है और इस योजना में राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी। आगे है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल। तो ICMR द्वारा इस नई पहल की घोषणा की गई है। ठीक है, ICMR द्वारा इस नई पहल की घोषणा की गई है। नवीन एवं अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचारों, नवगान सृजन, सफल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की खोज व विकास को बढ़ावा देना, इसके लिए। आगे है राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0। तो पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की शुरुआत हुई है। कब हुई है? नवंबर में। यह अभियान देश के 800 शहरों कस्बों में 1 से 30 नवंबर 2024 तक संचालित होगा। फिर है महामारी निधि परियोजना। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इस परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO और विश्व बैंक के सहयोग से लागू की जाएगी। और किसके लिए है? पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा इस प्रोग्राम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है और तीसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा के 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा में। ठीक है, तो कुल मिला के इन 7 राज्यों के 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया गया है। ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका शुभारंभ किया गया है। अब इसमें है क्या? तो यह असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। अगला है वसुंधरा 3.0। तो ये कहाँ की स्कीम है? ये असम की स्कीम है। ठीक है, असम की स्कीम है वसुंधरा 3.0। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में इस मिशन का शुभारंभ हुआ है और यह पहल असम के स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है, नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना, तो ये किसने शुरू की है? झारखंड के मंत्रिमंडल ने शुरू की है। बेसिकली ये कहाँ की है? झारखंड की है। राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना। बाकी एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। ठीक है, तो ये मैया सम्मान योजना किसकी है? झारखंड की है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। आगे है राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन। तो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है अक्टूबर में। यह योजना वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता एवं 2035 तक
600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता का ट्रांसमिशन करने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। काम की चीज़ क्या है कि 2030 तक कितनी 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 2032 तक कितना 600 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। ठीक है। ट्रांसमिशन योजना में नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सीमा पार इंटरकनेक्शन के साथ साथ सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है। भूल भी जाओगे इसको तो भी कोई गम है नहीं। समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना का विस्तार। तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2 वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है। इसका विस्तार 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधी कौशल में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए कितना बजट इसको दिया गया है 495 करोड़ रुपए समर्थ योजना को मिला है। आगे बात करें मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना। ठीक है, तो राजस्थान में ये शुरू हुई है दुग्ध उत्पाद संबल योजना। तो राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने इस योजना को शुरू किया है और इससे राज्य के 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। फिर है पीएम सूर्य घर योजना के तहत नवाचार परियोजनाओं के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या है कि योजना घटक नवाचार परियोजनाओं के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करने हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। बाकी है हमसफर नीति। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पर, नई दिल्ली में इस नीति का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, इस नीति के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेस वे संबंधी तथा इनसे जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं का मानकीकरण किया जा सकेगा। तो ये आपने याद रखना है हमसफर नीति। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में आदिवासी समुदायों के व्यापक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हजारीबाग झारखंड से इस अभियान की शुरुआत की है 2 अक्टूबर 2024 को। योजना की कुल परिव्यय राशि कितनी है 79,156 करोड़ रुपए। इस अभियान के तहत 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों 2911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोगों को लाभान्वित करते हुए लगभग 63,843 गांव कवर किए जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ 63,000 दिया है, अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछेंगे तो ये आपने याद रखना है 63,843 गांव कवर किए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। और इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयास से 25 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो स्कीम है ये एक अम्ब्रेला स्कीम बोली जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से इस मिशन को मंजूरी दी गई है। कब 3 अक्टूबर को। ये इस मिशन की अवधि 7 वर्ष यानी 2024-25 से 2030-31 तक होगी और वित्तीय परिव्यय राशि है 10,103 करोड़ रुपए। इस मिशन के तहत रेपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ कपास के बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो कुल मिला के इस खाद्यान्न तेल को इसमें बढ़ावा देना है, इसकी बात की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेथनिंग यूपी एग्रीज परियोजना, तो ये विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये जो यूपी एग्रीज योजना है विश्व बैंक द्वारा समर्पित है। 1 अक्टूबर को लॉन्च हुई है। 4,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाली इस योजना की अवधि कितनी है कुल 6 वर्ष। ठीक है, 2024 से शुरू हुई है और 2024-25 से 2029-30 वित्तीय वर्ष तक ये योजना रहेगी। इसका लक्ष्य है परियोजना क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करके राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करना। फिर देखते हैं पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने लॉन्च किया है ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसे देश भर के 6 पर्यटन स्थल, अब कौन से हैं ये, ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है, गंडीकोटा ये आंध्र प्रदेश में है, बोधगया बिहार में है, आइजोल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान और श्री विजयपुरम जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अभी नई राजधानी या बोल सकते हैं पहले पोर्ट ब्लेयर, उसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, वहाँ पर ये शुरू किया गया है। तो ये 6 पर्यटन स्थलों पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की गई है। अगली योजना है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के तहत राज्य भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितना 15 से 45 वर्ष और राज्य भर यानी सिर्फ महाराष्ट्र तक ही ये सीमित है। अब देखते हैं वर्ष और दिवस।
ठीक है। तो पहला है विश्व शौचालय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, जिसकी थीम है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ठीक है, सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2024 को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, जिसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन विद द लेसन्स ऑफ 2004 इंडियन ओशन टी सुनामी, ठीक है। 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसको लेके इस पे बोला गया है। भाषा गौरव सप्ताह 2024, तो कब मनाया गया है ये? 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में भाषा गौरव सप्ताह मनाया गया है, याद रखना आपने। और इसे असम राज्य में असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो ये भाषा गौरव सप्ताह कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है 3 नवंबर से 9 नवंबर तक, ठीक है। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़। नवा आयुर्वेद दिवस, नवा आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। यह दिवस आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिसका मुख्य विषय क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024। 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया है सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसकी थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है। तो ये कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जिसकी थीम क्या है? इंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेल ट्रीटमेंट एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। अब इतनी बड़ी थीम, उनका पन्ना भर जाएगा, वैसे याद रखोगे तो काम आ जाएगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, थीम ना पूछे दिन पूछ लें तो याद रखना 17 अक्टूबर। फिर है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, जिसकी थीम क्या है? बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। तो खाद्य दिवस में आपको अधिकार आ जाएगा, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ठीक है। यह है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की बात की जा रही है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम वैसे तो नहीं पूछेगा, बहुत बड़ी थीम है, एक बार देख लेते हैं। रूरल वीमेन सस्टेनिंग नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर, बिल्डिंग क्लाइमेट रिजाइलियंस, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड केयरिंग फॉर लैंड टुवार्ड्स जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये हो गई इसकी थीम। अगला है स्तन कैंसर जागरूकता माह। तो ये कब से कब तक मनाया गया है? पूरा अक्टूबर मनाया गया है स्तन कैंसर जागरूकता माह। इसकी थीम क्या थी? नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, तो आपदा के जोखिम को न्यून करना है, तो ये कब मनाते हैं? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रिजाइलियंट फ्यूचर, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसकी थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसकी थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य मनाया गया है 10 अक्टूबर को, ठीक है, जिसकी थीम क्या है? कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। विश्व डाक दिवस की बात करें तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन, ये इसकी थीम है। फिर है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 6 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, और इसकी थीम क्या है? यूनिक्वली सीपी। फिर है विश्व पर्यावास दिवस, तो विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, ठीक है। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो 5 सितंबर को तो हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवार्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। आगे देखते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024। तो ये सप्ताह कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जिसकी थीम थी अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? 30 सितंबर को मनाया गया है, थीम जानने की जरूरत है नहीं। हृदय दिवस की अगर बात करें तो 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस, ठीक है। इसका क्या है? यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। इसको ऐसे याद रखिए कि हार्ट को जो है एक्शन के लिए यूज़ करो, ना कि इमोशन के लिए, ठीक। तो विश्व हृदय दिवस, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस। यह प्रतिवर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है, तो चौथा इस बार पड़ा होगा 24 को, इसलिए इस बार मनाया गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, ठीक है। पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, जिसकी थीम थी पर्यटन और शांति।
ठीक है। विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह 2024, ये 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच मनाया गया है, ठीक है। कर्मयोगी सप्ताह 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच मनाया गया है। फिर 70वां वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया है 70वां वन्य जीव सप्ताह, ये याद रखना है आपने। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, बापू के जन्म दिवस के अवसर पर। और विश्व गैंडा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, गैंडा दिवस मनाते हैं 22 सितंबर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे खेल परिदृश्य की बात करते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा, ये लेटेस्ट तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इस साल हम बहुत सारे खेल परिदृश्य देख चुके हैं, लाइक ओलंपिक है, पैरालंपिक है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे। बाकी देख लेते हैं। तो 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के बीच न्यूजीलैंड भारत आई थी, ठीक है। 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला थी यहाँ पर, और न्यूजीलैंड ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया था, 3-0 से हराया। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मिला है विलियम को, न्यूजीलैंड के प्लेयर। सर्वाधिक रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने, ठीक है, 261 रन। सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, दोनों ने 16 विकेट लिए हैं। बाकी अगर अन्य रिकॉर्ड जो बने हैं उनको देखते हैं, तो न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला जीतने में सफल हुआ है, तो ये पहली बार हुआ है। न्यूजीलैंड 36 वर्ष बाद भारत के विरुद्ध कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल हुआ है। इससे पहले 1988-89 में टेस्ट मैच जीता था। वर्ष 2012 के बाद भारत घरेलू मैदानों पर आयोजित टेस्ट श्रृंखला में पराजित हुआ है। इससे पहले इंग्लैंड ने पराजित किया था 2012 में। वर्ष 2000 के बाद किसी टीम ने भारत को घरेलू मैदानों पर आयोजित टेस्ट श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ है, ये कोई काम का है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये दौरे होते रहते हैं, ठीक। फिर देखते हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2024, 3 से 20 अक्टूबर 2024 को खेला गया। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। 10 टीमें थी इसमें, और ये इसका 9वां संस्करण था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें चैंपियन कौन रहा है? न्यूजीलैंड महिला जो है, पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है। तो और इसने किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को हराया है। तो ये आपको याद रखना है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में। पुरस्कार और आंकड़ों की अगर बात करें तो टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं अमीलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं। फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं अमीलिया केर, ये भी न्यूजीलैंड से हैं। सर्वाधिक रन बनाए हैं किसने? लॉरा वोल्वार्ट ने, ठीक है, लॉरा वोल्वार्ट, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। सर्वाधिक विकेट भी लिए हैं अमीलिया केर ने। सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर एनके बॉश, ठीक है, एनके बॉश, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं, इन्होंने 74 रन नाबाद बनाए हैं। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी औसत का अवार्ड किसको दिया गया है? हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। सर्वाधिक छक्के मारे हैं डिएंड्रा डॉटिन ने, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक चौके मारे हैं लॉरा वोल्वार्ट ने, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी। और सर्वाधिक अर्धशतक किसके हैं? हरमनप्रीत कौर के, इन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड महिला ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली चौथी टीम बनी है। 6 खिताबों के साथ ऑस्ट्रेलिया महिला इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, यानी 9 संस्करण हुए हैं, उसमें से 6 संस्करण ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। बाकी इंग्लैंड एक जीता है, एक वेस्ट इंडीज जीता है, और ये लेटेस्ट वाला भी न्यूजीलैंड जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेनिस की। तो इसमें क्या है? ATP संघाई मास्टर्स 2024, 2 से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य खेला गया है। संघाई मास्टर टेनिस का ये गेम था, संघाई चीन में आयोजित किया गया, ठीक। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? संघाई वाले में जैनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये खिताब जीता है। और पुरुष युगल का खिताब जीता है वेस्ले कूलहो, नीदरलैंड के, और निकोला मैक्टिक, ये क्रोएशिया के हैं। पुरुष एकल आपने ज़्यादा याद रखना है। WTA वुहान ओपन 2024, ये 7 से 13 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ है? वुहान चीन में। महिला एकल का खिताब जीता है एरिना सबालेंका, बेलारूस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है ATP जापान ओपन 2024। तो ये 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 के मध्य खेला गया। कहाँ खेला गया है? टोक्यो जापान में। और मेन सिंगल का अवार्ड किसने जीता है? आर्थर फिल्स ने, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं चीन ओपन 2024 की। तो ये चीन में खेला गया 25 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य।
मेन सिंगल की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने चीन ओपन 2024 जीता है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। वीमेन सिंगल की बात करें तो यूएसए की खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन ओपन 2024 जीता है। तो आपको यही दो याद रखने हैं। फिर देखते हैं एथलेटिक्स में, ठीक है। तो एथलेटिक्स में कुछ ज़्यादा है नहीं। अब इसमें है बेंगलुरु मैराथन 2024, ये 6 अक्टूबर को हुआ है बेंगलुरु मैराथन। एलीट पुरुष का खिताब मिला है कार्तिक कुमार को, एलीट महिला का खिताब मिला है केएम लक्ष्मी को। बाकी अगर शिकागो मैराथन की बात करें तो 13 अक्टूबर 2024 को शिकागो यूएसए में ये दिया गया, ठीक है, ये सॉरी आयोजित हुआ। पुरुष की बात करें तो विजेता रहे हैं जॉन कोरेर, उप विजेता मोहम्मद हुसनैन ईसा। महिला में विजेता रही हैं रूथ चेम्प गेंटिच और उप विजेता सुतेमे असेफा केबड़े। तो ये नाम ही बहुत अजीब हैं, वो लिखने में भी शर्माएगा, ठीक है, तो इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी जहाँ तक मुझे लगा है ये शायद 15 नवंबर तक अपडेट आया है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भाग 1 लिखा है। अगर 15 दिन का और अपडेट आएगा तो उसको भी ऐसे छोटे वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है।